हैं अगली खबर की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि आजकल खबर बोलते लोग महाराष्ट्र पहले समझ जाते हैं। कल आपने पूरा सिनेरियो द लोकनीति में पढ़ा होगा, और हमने आपको एपिसोड के माध्यम से भी महाराष्ट्र का वर्तमान लेखा जोखा बता दिया था। उद्धव ठाकरे कल शपथ लेने वाले हैं, शिवाजी पार्क में शपथ लेंगे। हाई कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल ना करें शपथ के तौर पे, लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल है शिवसेना के लिए, क्योंकि शिवसेना शिवाजी पार्क को काफी, उसका एक जुड़ाव है, उसका एक आत्मीय लगाव है, क्योंकि स्वयं उस पार्टी की स्थापना जो है वो शिवसेना की, वो शिवाजी पार्क में हुई थी। जो संस्थापक पुरुष थे उस पार्टी के, बाला साहब ठाकरे, उनका जो अंतिम स्थल है वो शिवाजी पार्क में है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, शिवसेना बाजी मार चुकी है, एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रही है, उद्धव के हाथ में चाबी रहेगी देश के सबसे अमीर राज्य की। कितना आपको क्या लगता है कि ये जब बैलेंस बनाने की बारी आएगी तीनों पार्टियों की, किसको कौन सा विभाग दिया जाए, किसको कहां ज्वाइनिंग दी जाए, मुख्य सचिव किसका होगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं मुख्य सचिव किसका होगा, पुलिस कमिश्नर किसके पसंद का बनेगा, महाराष्ट्र जैसे राज्य में, आपको लगता है सब आसान होगा? बहुत तो ज़्यादा प्रैक्टिकल पार्ट जो है महाराष्ट्र का प्रशासनिक का, वो मैं नहीं समझता हूँ जी। पॉलिटिकली मैं अपडेट रहने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ तो पता है। नहीं, ये लेकिन बंटवारे की मैं लेकिन बात जो कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल पार्ट, एक मोटा बंटवारे की जो प्रशासनिक बात है। एस्पेक्ट में अगर हमें राजनीति को स्थापित करके ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों पार्टियां, और इसमें शिवसेना खास करके जिसकी बिल्कुल आइडियोलॉजी बहुत अलग है, बहुत मुखर आइडियोलॉजी, कांग्रेस और एनसीपी बहुत अलग है, बहुत अलग है हाँ, एनसीपी से, कांग्रेस से, बिल्कुल, वो कैसे डील करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पार्टियों का जब आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब आइडियोलॉजिकली एक दूसरे को की समान पार्टियां नहीं है और साथ आ रही हैं, एक नया दल बना दिया एक नया तीनों ने, महाराष्ट्र आघाड़ी बड़ा दल, तो नया दल, एक नया वाला जो ये दल बना है, ये आइडियोलॉजिकली अगर करेक्ट नहीं है, आइडियोलॉजिकली अगर एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते और प्रैक्टिकली आ गए हैं, तो निश्चित रूप से कि कुछ ना कुछ तो फायदा है। और फायदा, वोट बैंक कितना डाइल्यूट होगा? वोट बैंक देखिए, इसमें नुकसान अगर किसी को है तो उसमें एनसीपी का भी नुकसान है, कांग्रेस का ज्यादा नुकसान है, भाजपा फायदा लेगी, भाजपा को ही फायदा मिलेगा। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, भाजपा को फायदा मिलेगा, कारण बता रहा हूँ। शिवसेना एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो हिंदू हार्टलाइनर पार्टी है, बिल्कुल है ना, सामना में हम पढ़ते भी रहते हैं। शिवसेना अपने आप को, बाला साहब ठाकरे उठ करके 15 बार ये बात बोलते हैं, वो बोले अपने जमाने में कि हमने राम मंदिर गिरवाया, खुलकर बोले, बिल्कुल ये बात वो खुलकर बोलते थे। आज वही कांग्रेस जी, जो राम मंदिर को गिराने को क्राइम मानती है, जो सुप्रीम कोर्ट भी इवन मानता है जी, उसके साथ हाथ मिला रही है। इस देश का मुसलमान अपने आप को कहाँ पाता है? कौन है उसके लिए जो खड़ा है? कौन सी पार्टी? यहाँ पे एक पार्टी का नाम बताइए कि जो मुसलमानों की राजनीति करती है सही मायने में। एमआईएम करती है। क्या करती है? अरे आप उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक छोटे से क्षेत्र की पार्टी है वो, उसका प्रभाव और ज्यादा। ममता बनर्जी क्या करती है? ममता बनर्जी ने भी जो बोला है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी उनकी नोकझोंक हुई है, वो मामला में वो एक दूसरा मैटर हो जाएगा, बंगाल की राजनीति में जब आएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं केवल, मुझे हमारे दर्शकों को मैं आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि शिवसेना कैसे मैनेज करेगी, तीनों पार्टियां कैसे मैनेज करेंगी, उसी पे आ रहा हूं। किस तरीके से ये पावर्स को एक्सटेंड किया जाएगा। ये ऐसी पार्टी है, तो जब आप बोले कि बीजेपी का नुकसान इसमें कैसे है, मतलब शिवसेना का नुकसान तो यहाँ पर है कि उनको साथ हिंदू थोड़ा सा नाराज रहेगा, शिवसेना का इमोशनली बीजेपी उनको ले जाएगी हिंदुओं को अपने साथ। कांग्रेस का नुकसान है, मुसलमानों से बिल्कुल नाराज होगा, होना चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल का जो मुसलमान वोटर है, वैसे किसी वोटर का नाम नहीं लेना चाहिए, और धर्म का तो नहीं, देखिए कैडर होते हैं, फिर भी चलिए हम क्यों नहीं लेना चाहिए, कैडर होते हैं, मुस्लिम कैडर उनका है नहीं, लेकिन वो एक नागरिक के तौर पर देखा जाए नहीं, ठीक है, लेकिन मुस्लिम कैडर उनका है। जिस तरह से हमारे यहाँ मुसलमान और यादवों का कैडर समाजवादी पार्टी का कैडर माना जाता है, उस तरह से महाराष्ट्र में या देश की पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो मुसलमानों का कैडर निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ है, की तरफ झुकाव करता है। तो ये अगर अपने आप को कहाँ पाता है तो इसलिए यहाँ पर दोनों जगह दो बड़ी पार्टियों में जो अपना अपना वोट बैंक, अपना अपना कैडर लूज करेंगे, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिलने वाला है। और अमित शाह की चाल में ये था कि पहले इनको आ जाने दीजिए, गठबंधन कर लेने दीजिए, सरकार बनाने दीजिए, जब ये घोषणा कर देंगे तो हम बना देंगे अपना सीएम। तो लेकिन वो चाल उल्टी पड़ गई, अलग बात, बैकफायर हो गया, अलग बात है। तो एक सामंजस्य कैसे बैठाएंगे जब आइडियोलॉजिकली आप करेक्ट नहीं हो, आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो, आप जो है सरकार बनाने के लिए सरकार बना रहे हो, तो किस लिए सरकार बना रहे हो? सिर्फ और सिर्फ आपको सत्ता में रहना है। और सत्ता में आदमी किस लिए आता है? मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, सत्ता में आके क्या कर लिया। फिर भी मध्य प्रदेश की स्थिति काफी हद तक सत्ता में आदमी किस लिए आता है? वो उनको क्यों अच्छे मंत्रालय चाहिए? प्रश्न आप अपने आप से करिए एक नागरिक के तौर पे, पैसा कमाने के लिए, जाहिर सी बात है।
तो अब यहाँ पर भाई सामंजस्य, बड़े मंत्रालय क्यों चाहिए, पैसा कमाने यहाँ के पर लिए चाहिए। सामंजस्य तब बनेगा जब जमकर तीनों पार्टियां मिल करके बंदर बांट करेंगी। सब साफ बोल रहा हूँ, बंदर बाट, साफ साफ बोल ये रहा हूँ। क्या शब्द होता है? बंदर बांट मतलब होता है आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूं, आधा तू ले ले, भाई सब खा रहे हैं, कोई किसी को और रोकने बिल्ली टोकने का वाला फायदा नहीं। हो जाएगा। किसी को कोई रोकने टोकने, तो बंदर चलिए। बांट चलेगा तो सही है, सर, और बंदर बांट जी। अगर नहीं चला तो हाँ। सरकार गिर जाएगी। बंदर बाट अगर नहीं चला तो सरकार गिर जाएगी। खैर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे कल बनेंगे मुख्यमंत्री और लेंगे शपथ, लेकिन सीएम अब आप आइए इस पे ना। उद्धव ठाकरे नहीं। मैं आता हूँ, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मातोश्री जो उनका बंगला है, शिवसेना का जो गढ़ है मातोश्री, वहां आज बैठक ले ली है। मुख्यमंत्री कल बनने वाले हैं, लेकिन बैठक आज ली है। किसकी बैठक ली है? एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस की बैठक नहीं ली है। बैठक ली है मुख्य सचिव महाराष्ट्र और पुलिस कमिश्नर मुंबई की बैठक। क्या आपको लगता है संवैधानिक दृष्टि से ये उचित है कि जो व्यक्ति कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला, अभी लिया नहीं है, वो आज बैठक ले रहा है? पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई की और मुख्य सचिव महाराष्ट्र मतलब की। कोई रूल रेगुलेशन, कोई मर्यादा नहीं बची है। अब नहीं, देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप थोड़ा हाँ, संवैधानिक हमारे दर्शकों को वही बता बताइए रहा हूँ, कि कोई क्या कोई मर्यादा व्यक्ति ऐसे बुला सकता है बैठक? नहीं, बैठक अगर वो भी उस व्यक्ति को जो सरकार का आदमी नहीं है, ये आईएएस है, आईपीएस है, आप कैसे ले सकते हैं बैठक? बेसिस क्या है? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फिर भी Norms कैसे में लेनी नहीं है। बैठक इस पे? अगर दबाव है भाई, आपको जाना पड़ेगा, कल वो नहीं तो मुख्यमंत्री बनने वाला लोकतंत्र है। भी तो है ना, हम लोग लोकतांत्रिक देश में तो भाई जीते हैं। हम लोग इस बात को जितना प्रमुखता से बात कर रहे हैं ना, हाँ। उसको उतने प्रमुखता से उस पर रिजेक्ट नहीं करते हैं। हाँ। अभी हमने न्यूज में रिएक्ट कर लिया, हमको 4 लोगों ने देख लिया, नहीं, क्योंकि देखिए दर्शक तो ये समझ जाएगा कि भैया कल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो आइडियोलॉजिकल और संवैधानिक दृष्टि से बुलवा सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार और एक संविधान को जो आप पढ़ते हैं वो कैसे? आप कल मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कल बनने वाले आप मुख्यमंत्री है नहीं है नहीं। आप पुलिस कमिश्नर को बुला लिए, आप प्रमुख सचिव को बुला लिए, वहां पर वो लोग हाजिरी दे दिए, तो वो लोग भी चापलूसी कर रहे हैं आपकी पूरी तरह से। अच्छा। और आप अपने प्रेशर में उनको बुलवा लिए, हाँ। ठीक है, दोनों चीजें हो रही हैं। आपके प्रेशर में वो गए, वो चापलूसी करने गए। जनता को इस बात को समझना होगा कि जनता जिस तरह के सिस्टम में, जिस तरह का संविधान रचा गया है देश का, उस संविधान पे जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिक संविधान दिवस कल था ना, तो जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है उसको कौन फॉलो करेगा? और आप लोग, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यही रिएक्ट कर लेते हैं न्यूज रूम में। हमको भी जो लोग देखने वाले हैं अपने फोन पे, कंप्यूटर पे देखेंगे, देखने के बाद 10 मिनट बाद भूल जाएंगे। जरूरत है उसको उस पे सस्टेनेबल रिएक्ट करने का, उस पर बात उठाने का, उस पर चर्चा करने का। डिस्कोर्स का टॉपिक ही नहीं रहता, डिस्कोर्स का टॉपिक कुछ और हो जाता है। डिस्कोर्स तो हम कर ही नहीं रहे हैं किसी मुद्दे पर। बिल्कुल। अब आप सोचिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में, 2 दिन पहले की खबर बता रहा हूँ जी, मध्य प्रदेश में डी कलेक्टर की मीटिंग ले ली ग्वालियर में। कलेक्टर साहब इसकी जो है, चर्चा हुई और, आज भूल गए। और आप देखिए सिंधिया साहब जो है वो भले ही कांग्रेस में कितने भी बड़े पद पर हो, लेकिन वो ना तो अभी सांसद हैं, ना अभी विधायक हैं, ना पार्षद है, महापौर है, कुछ नहीं। मीटिंग ले रहे हैं, और कलेक्टर की मीटिंग वो बीच में बैठ के ले रहे हैं, उनके बगल में कलेक्टर 2 की मंत्री मीटिंग में नहीं, उन्होंने कलेक्टर को नहीं बुलाया था। हाँ। कलेक्टर की मीटिंग में वो चले गए थे। और 2 मंत्री शासन के बैठे हैं उसमें, स्वयं उनके ही कोटे के मंत्री हैं, इमरती देवी। और ये कोटा क्यों बोला? कुछ बताना पड़ता है। तो इमरती देवी बैठी, महिला बाल विकास विभाग मंत्री, प्रद्युमन सिंह तोमर खाद्य मंत्री बैठे हैं, और खाद्य मंत्री खैर उनकी चरण वंदना भी करते हैं, वो एक अलग विषय। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, संविधान के छात्र के तरीके से थोड़ा बताइए कि क्या एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि के पद पर अभी वर्तमान में नहीं है, वो मीटिंग ले सकता है क्या? कलेक्टर और एसपी की तो कारण बताओ, नोटिस कलेक्टर को जारी होना चाहिए जी, इस पे तो कारण कौन जारी कर सकता है? मुख्यमंत्री करे। मुख्यमंत्री तो नहीं करेंगे। हाँ, तो नहीं करेंगे तो वही दिक्कत है ना। सरकार नहीं गिर करेंगे तो आप लोग सरकार गिर जाएगी। नहीं करेंगे तो कोई सड़क पे नारे लगाने वाला तो इस देश में बचा नहीं है। उनकी सिर्फ सरकार जेएनयू ने ठेका ले रखा सड़क पे नारे लगाने का, जिसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। आप लगाओगे नहीं। तो सर ये बताइए, आईएएस और आईपीएस ये बड़े लोग होते हैं, ठीक है, हम तो यही मानते हैं, एक साधारण आदमी भी यही मानता है कि बड़का बाबू आ गया है ना, बोला जाता है। आईएएस आईपीएस के पास क्या ये पावर नहीं है कि वो सिंधिया को मना कर देते कि आप किस तरीके से इसमें शामिल हो रहे हैं? पावर है, सब क्षमताएं हैं, नहीं कर। जब आधिकारिक रूप से या संवैधानिक रूप से वहां नहीं हो सकते तो कैसे थे? पावर है, उन्होंने इसलिए नहीं मना किया। कल उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पर उठा कर दिए जो है फॉरेस्ट में ऐड, क्या कर लो, करा भी जा रहा है, तो ट्रांसफर करा भी जा रहा है। जो हमने आपको कुछ दिनों पहले खबर बताई थी, सेवड़ा की खबर थी, वहां पर जो विधायक पति जो थे उन्होंने एसडीएम साहब के साथ में झूमाझटकी करी थी। और झूमाझटकी क्यों करी थी? क्योंकि रेत की डग्गी, मतलब जो लारी होती है रेत की, वो रोक ली थी एसडीएम साहब ने, उसका विरोध करने को पहुंचे थे। खैर अगली खबर की तरफ आते हैं।
अगली खबर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, बहुत राजनीति की खबर हो गई, थोड़ी खेल की भाषा में बात कर ले। और खेल की खबर यह है कि भारतीय टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण ओपनर शिखर धवन वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने जा रही T20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई ने इसकी आधिकारिक घोषणा करी है। उनकी जगह लेंगे संजू सैमसन। संजू सैमसन को आपने जो है आईपीएल में खेलते हुए देखा है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, पहले राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते थे, काफी अच्छे खिलाड़ी है। ये उनको घुटने की प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा सा उनकी चोट के विषय में कुछ आप चोट बताना है, चाहेंगे? बेसिक इंजरी जो स्पोर्ट्स में होती हैं वही है, ज़्यादा कुछ गंभीर विषय नहीं है। और चूंकि आज के टाइम में स्पोर्ट्स पर्सन को, खास करके क्रिकेट के स्पोर्ट्स पर्सन को अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जी। ये राहत की बात है। कम से कम यहाँ पर भ्रष्टाचार तो नहीं होता? नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, बीसीसीआई में नहीं, होता क्यों नहीं हो सकता? होता ऐसा बताइए। नहीं होता, इसलिए नहीं है हाँ। ना कि वो एक पूरा मास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्रिकेट खराब हो जाएगा, क्योंकि हम तो सुनते रहते हैं भाई, भोपाल में कोई लड़कियां बोलती है कबड्डी की या ओलंपिक्स की कि भैया वो दाल में होता ये तो नहीं है, मिला, वो नहीं होता मिला, तो है, लेकिन वो हाई लेवल हो गया। जब टीम परफॉर्म कर रही है, रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है, अच्छे रिजल्ट अवेलेबल है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं होता। होता तो होगा सेटिंग, लेकिन पैसे की लेन देन शायद नहीं होती, और जब भी होता होगा शायद नहीं आता होगा मीडिया में, उसके बारे में मुझे नहीं पता। साफ है वहाँ पे। चोट का जहाँ तक का विषय है, शिखर धवन चोटिल है और ठीक भी हो जाएंगे, इतना गंभीर विषय नहीं है। लेकिन फिलहाल जो संजू सैमसन को लिया गया है, मुंबई इंडियंस से भी वो खेले, जी, दिल्ली से भी वो खेले, राजस्थान से भी वो खेले, तो अच्छे प्लेयर है जी। लेकिन जो वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक है ना, वो हमेशा से शॉर्ट पिच बॉल फेंकते हैं, शॉर्ट पिच बॉल फेंकते पर हैं। भारत के पिचों पर शॉर्ट नहीं पिच नहीं नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। आप T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद करिए, बिल्कुल याद जिसमें है। भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत हारा था, जो मुंबई में हुआ मुंबई में हुआ था। समस्या इस बात की नहीं, वो शॉर्ट पिच बॉल वो नहीं फेंकते कि रोहित शर्मा उसको 6 मार देगा, रोहित शर्मा ही मार सकता है। संजू सैमसन के सामने जो चैलेंज रहेगा वो वहाँ के फास्ट बॉलर्स का रहेगा, वेस्ट इंडीज के। और अभी जो शिखर धवन नहीं है, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बहुत अच्छा पुल शॉट और कवर ड्राइव मारते हैं वो खास करके पॉइंट पे वो जो पटकी हुई डिलीवरी होती है उसको खेलते हैं। मेरे क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत का विषय है भारत के लिए। लेकिन अपने पास बैटिंग लाइनअप जो है ना, वो जबरदस्त है। विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, भैया अकबर राहुल है, अच्छे खिलाड़ी हैं आपके पास। मनीष पांडे के साथ साथ में मोहम्मद शमी भी है। मोहम्मद शमी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहाँ के बैट्समैन की जो कमजोरी है, काफी अच्छे वहाँ के बैट्समैन की जो कमजोरी है, वो पेस से नहीं डरते। अच्छा, वेस्ट इंडीज के पास बहुत वो स्विंग से परेशान होते हैं, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मोहम्मद शमी का जो प्रदर्शन रहा है हमेशा से अच्छा रहा है। उनकी गेंद पड़ने के बाद अक्सर नई बॉल जो रहती है पड़ने के बाद बाहर निकलती है, और जैसे ही गेंद पुरानी होती है रिवर्सिंग हल्का हल्का भुवनेश्वर कुमार दूसरे एंड से लगाने लगते हैं। भुवनेश्वर कुमार की ही क्वालिटी है कि वो जब बॉल पुरानी हो जाती है, स्लो ओवर में वो थोड़ा सा रिवर्सिंग करा लेते हैं, तो वो भारत को फायदा मिलेगा। देखना ये होगा कि शिखर धवन के जगह पे क्या संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भारत को नंबर 1 के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा, जो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अभी हमारे पास नंबर 1 के लिए 2 प्लेयर हैं जो सस्टेनेबल खेल रहे हैं, वो है रोहित शर्मा, शिखर धवन। लेकिन विकल्प कहाँ है अपने पास? जैसे शिखर धवन जैसे ओपन में हमारे पास नहीं था टेस्ट मैच में, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने आप को टेस्ट मैच में एक ऑप्शन दिया कि लीजिए ओपन करने के लिए टेस्ट मैच का आपके पास अच्छा ओपन भी किया, अच्छा ओपन, काफी सेंचुरीज। तो यहाँ पर ओपन वाली जो बात है हो सकता है बन जाए, भारत के लिए अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बुलेटिन जो है यहीं पर होता है समाप्त, जिसमें आपने महाराष्ट्र की राजनीति समझी, मध्य प्रदेश की राजनीति समझी, क्या कुछ चल रहा है, और खेल समाचार भी समझा। मेरे यानी विवेक पांडे और आदित्य सिंह हमारे एडिटर को दीजिए इजाजत। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द लोकनीति को सब्सक्राइब करिए, और खबरों में बने रहने के लिए हमेशा जुड़े रहिए द लोकनीति के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।